रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फ़खरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक रोशन सुबह आज दिल को भी रोशन करने का दिन है। 17 डिग्री की तमाज़त, राहत का सामान। मगर कल 7 डिग्री की खुनकी थी और आप यकीन माने बर्फ भी पड़ रही थी। मगर हम इसके आदी हो चुके हैं। हालात जैसे हों, सब्र और शुक्र की आदत अब हमें डाल लेनी चाहिए। इसी में बेहतरी है। पॉजिटिव वाइब्स फैलाने का मौसम है। नेगेटिव लोगों से परहेज का हुनर सीखिए। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज एक बहुत ही नाजुक और हसास मौजू ऑटिज्म पर बहुत हौसलामंद गुफ्तगू करेंगे। आपकी मुलाकात होगी आज एक तजुर्बेकार डॉक्टर और एक पुरअज़्म पेरेंट यानी माँ, जिन्हें एम्बेसडर फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के टाइटल का इफ्तिखार हासिल है। डॉक्टर नाइला अहमद कमाल साहिबा सही मानों में बाकमाल, बामकसद और बेमिसाल लगन और मोहब्बत के साथ न्यूरो डाइवर्स या डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ एक मिशन की तरह मसरूफ हैं। आप दिल्ली में सरगर्म अमल हैं। आइए डॉक्टर नाइला अहमद कमाल साहिबा का इस्तकबाल एक खूबसूरत शेर से किया जाता है। हक की खातिर खुदा की खुशी के लिए, हक की खातिर खुदा की खुशी के लिए जीना मरना हमारा उसी के लिए। वेलकम टू आवारगी विद दानिश डॉक्टर नाइला साहिबा, आदाब। हुजूर आपकी आवाज बहुत नहीं आ शुक्रिया। रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये मौका देने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अपना प्लेटफॉर्म आवारगी विद दानिश ऑफर करने के लिए, इस बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो हम बात आगे बढ़ाते हैं। ये दोस्तों बहुत ही सेंसिटिव बात है, मगर हम गंभीर होकर बात नहीं करेंगे। ये सेलिब्रेट करने की भी चीज़ है। हमें फ़ख्र करना चाहिए कि डॉक्टर नाइला अहमद जैसे हमदर्द डॉक्टर कम्युनिटी में मौजूद हैं, जो इसको एक बोझ समझने के बजाय एक मिशन की तरह इस पर काम कर रही हैं। हमें इन पर फ़ख्र हासिल है। तो एक बड़ा फॉर्मूला सा सवाल हम हर मेहमानों से करते हैं, क्योंकि मौसम ऐसा है कि साहब ये जो वबा, गिला, बला, कोविड-19 बल्कि अब 20 हो चुका है, आपके लिए ज़हमत है या रहमत? ऐसे देखा जाए तो ये हम सब लोगों के लिए ज़हमत ही है, लेकिन हम इसे रहमत बना सकते हैं। स्पेशली जब हम बात करते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की, तो ये कहीं ना कहीं रहमत भी है। ऐसे इन जनरल पॉपुलेशन के लिए तो जहमत ही है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए और स्पेशली जो हमने तजुर्बा किया इन 1-1.5 सालों में, हमारे बच्चे को घर पे रख के ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन थेरेपी, सब चीज़ों के साथ और उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने को मिल रहा है हमें, तो इसे रहमत बनाया जा सकता है और हमने इसे एक रहमत की तरह इस्तेमाल किया। वाह! वंडरफुल, बहुत अच्छी बात। आपको बता दें कि ये हम ज़ूम पे बात कर रहे हैं, मगर लाइव हो चुके हैं फेसबुक पे, और बहुत से शोरफा हमारे दोस्त हमारे इस साया दीवार यानी वॉल पर तशरीफ़ ले आए हैं, और उनका मैं एहसानमंद हूँ कि हर हफ्ते आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं इस प्रोग्राम में। और आप देखेंगी कि बहुत दूर दूर से लीजिए साहब, सबसे पहला सलाम आप कबूल कीजिए कोलकाता से। अ, तबस्सुम सिद्दीक़ा साहिबा खुद बहुत ही एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बच्चों का एक अदारा कशफ चलाती हैं, लड़कियों के लिए उस पर काम करती हैं। वो आपको आदाब कह रही हैं। मासूमा रूह वाला हमारी दोस्त हैं बॉम्बे, मुंबई से, वो आपको सलाम कह रही हैं। मोहम्मद इम खान साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, शायर हैं, वो दिल्ली से आपको आदाब कह रहे हैं। और नियाज़ जयराजपुरी साहब आपको आदाब कह रहे हैं, सलाम। तो दोस्तों आप सब शामिल रहें, और रफ्ता रफ्ता हम आपके नाम भी बताएंगे। और मोहम्मद उसामा भाई भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, वो भी आपको आदाब कह रहे हैं। तो
आज आप मोहतरमा एक बहुत ही संजीदा मगर हंसमुख डॉक्टर हैं माशाल्लाह। बचपन कितना शौक और कहाँ गुजरा आपका? बचपन की बात करें तो हमारे फादर क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब में रहे, तो यूपी यूपी गवर्नमेंट में वो थे, तो इसीलिए यूपी के अलग अलग शहरों में गुजरा है। वैसे हमारा नेटिव प्लेस बिहार है, बिहार दरभंगा, हमारा दधियाल ननिहाल सब कुछ बिहार में है। बट हम लोग हमेशा यूपी में ही रहे, और अब माशाल्लाह हमारे पेरेंट्स लखनऊ में सेटल्ड हैं, तो अब हम लखनवी हो गए हैं। लखनवी हैं आप माशाल्लाह। तो स्कूलिंग आपने लखनऊ में की? नहीं नहीं, स्कूल बिकॉज पापा की ट्रांसफरेबल जॉब रही, तो हमारे अलग अलग सिटीज से मिली है। एंड फिर उसके बाद +2 के लिए हमारी खानदानी रवायत थी, तो हम अलीगढ़ चले गए। अरे वाह! सो खानदानी रवायत को पूरी करते हुए। ये हमें नहीं पता था, यही मुझे अंदाजा हुआ अभी कि आपकी तरफ खामखा दिल हमारा खिंचता है, तो रिश्तेदारी देखिए अलीगढ़ वाली निकल आई। इसलिए आप मुझे अजीज हैं। वाह सब वाह। तो वहाँ एक बात ये हमने नोट किया आपके, मैं बायो देख रहा था माशाल्लाह, तो आपने बड़ी कामयाबी से डेंटल सर्जरी की डिग्री ली। और जब कोई दोस्त अहबाब डेंटल के उसमें जाता है तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि भाई इंडिया जब विजिट करूंगा तो कोई फ्री में एग्जामिनेशन वगैरह तो ज़रूर करवा लेंगे, क्योंकि कनाडा में डेंटिस्ट्री बहुत महंगी चीज़। मगर मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपने बिल्कुल उस प्रोफेशन को चेंज किया। वो शेर है कि उन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। तो आपने प्रोफेशन चेंज क्यों किया? Change, it was not all of a sudden. इसके पीछे एक रीजन था, पर्पस था। हमने माशाल्लाह अपने बीडीएस में हम गोल्ड मेडलिस्ट थे, एंड इट वाज नॉट दैट इजी हाँ नहीं। लोगों को कन्विंस करना, पेरेंट्स को, अपने टीचर्स, पेरेंट्स से ज्यादा टीचर्स को, बिकॉज उन्हें काफी उम्मीदें थी कि आगे जाएंगी, काफी हमारे कॉलेज का नाम रोशन करेंगी। सब जिम्मेदारी हो जाती है आप जब एक टॉपर होते हो तो। बिल्कुल। लेकिन फिर जब हम हमारे बेटे हैं मुजम्मिल, जब वो उनका डायग्नोसिस हुआ और हमें पता चला कि ही इज हैविंग सम स्पेशल नीड्स, तब हमने सोचा कि अब हमें, एंड स्पेशली आफ्टर सीइंग द कंडीशन ऑफ द सर्विसेज, जो सर्विसेज हैं इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, इतनी बुरी भी नहीं है लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है। एंड सर्विसेज से भी ज्यादा जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो थेरेपी मेथड्स हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं हमें लगा कि हम अपने बच्चों को बस इन प्रोफेशनल्स के हाथ में नहीं छोड़ सकते। आई नीड टू नो थिंग्स। और हमने फिर पढ़ना शुरू किया, इन जनरल इंटरनेट पे पढ़ना शुरू किया, चीजें पढ़नी शुरू की, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं थे कहीं। हमें ऐसा लग रहा था कि समवेयर इट्स माय लैकिंग, हमारे अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए जिसकी वजह से हम अपने बच्चे को बेस्ट नहीं दे पाए। तो सबसे बड़ा रीजन यही था कि आई वांटेड टू गिव माय चाइल्ड द बेस्ट, और उसके लिए हमें अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, इन सब चीजों को बढ़ाना था, डेवलप करना था। उसके लिए हमें यही लगा कि एक ये रास्ता है कि हम पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और ऑथेंटिक सोर्सेस को पढ़ें। तो थैंकफुली हमें जितने भी लोग मिले, एक साहब आपके कनाडा के ही हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, डेफ एजुकेशन में हैं, तो उन्होंने ही एक बुक लिखी है और उनका ही तरीका है जो पूरी दुनिया में फॉलो होता है इन बच्चों को स्पीच और लैंग्वेज सिखाने के लिए। तो हमने उन्हें मेल किया, उन्होंने हमें गाइड किया, और फिर और भी लोग मिलते गए, काफी अच्छे प्रोफेशनल्स भी मिलते गए। ऐसा नहीं, इंडिया में भी कुछ अच्छे प्रोफेशनल, सपोर्टिव प्रोफेशनल्स मिले, बाहर भी मिले, और फिर ये एक पढ़ाई लिखाई का सिलसिला शुरू हो गया। फिर जब हमने पढ़ाई शुरू की तो हमें ये रियलाइज हुआ, जी, सो हमने जब ऐसे किताबें पढ़नी शुरू की तो हमें ये लगा कि जब तक हम कोर्स नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई बात सुनेगा नहीं, जब तक हमारे पास डिग्री नहीं है तो हमारी कोई बात सुनेगा नहीं। तो हमने फिर पहले डिप्लोमा किया, डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच, एक साल का कोर्स है ये। उसके बाद हम स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी होता है वो करना चाह रहे थे, पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे एज लिमिट थी और हमारी एज काफी आगे निकल चुकी थी।
तो इसीलिए फिर हमने बीएड इन स्पेशल एजुकेशन किया, बैचलर्स इन स्पेशल एजुकेशन इन हियरिंग इम्पेयरमेंट। उफ। ये ये हमने किया। उसके बाद इसी दौरान हमें ये रियलाइज हुआ कि ना कि सिर्फ हमारे बच्चे के साथ एक हियरिंग लॉस का इशू है, हियरिंग लॉस के साथ कुछ और चीजें भी थी, कुछ न्यूरो डाइवर्सिटी के ट्रेट्स भी थे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे आते थे हमारे सेंटर पे, काफी ज्यादा। इनफैक्ट अगर हम कहें 10 बच्चे हैं तो 10 में से 6 बच्चों को हियरिंग लॉस के साथ एक एडिशनल डिसेबिलिटी रहती थी। ओह। और उसके लिए हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि जो उन बच्चों को इतने अच्छे से गाइड कर पाए, उनके पेरेंट्स को गाइड कर पाए, या उनका थेरेपी कर पाए, या उनको बता पाए। अगर कोई भी बच्चा आता है जिसको हियरिंग लॉस है और साथ में कोई एडिशनल डिसेबिलिटी है, तो पहले ही उसको बता दिया जाता है कि मतलब उम्मीद खत्म है, आप अब कुछ सारी उम्मीदें छोड़ दो। पर ऐसा नहीं है, एंड दिस इज द बिगेस्ट मिथ, एंड दिस कैन बी टेकन केयर ऑफ विद अ गुड सिस्टम, जो कि यहाँ नहीं है, बहुत जरूरी। बट अगर होगा तो इसीलिए फिर हमने फिर ऑटिज्म पे भी और न्यूरो डाइवर्सिटी के भी कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए। अब यहाँ पर भी जैसे आपने कहा कि कोविड-19 रहमत है या जहमत, तो हमारे लिए रहमत साबित हुई, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं जो अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो कि ऑनलाइन हो गए। उसके पहले भी हम कर रहे थे, हमें अच्छे मेंटोर्स मिल गए थे थैंकफुली अब्रॉड भी, और बाद में बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन हो गई, और हमें मौका मिल गया एक अच्छी ग्लोबल लेवल की पढ़ाई करने का। गुड गुड। अच्छा साहब, बहुत सारे दोस्त हमारे और बहुत सारे आपके चाहने वाले, आपके मद्दाह शामिल हो रहे हैं। टोरंटो से आबिद सलीम भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो आपको आदाब कह रहे हैं। सलीम रिजवी साहब कोलकाता से, लखनऊ का नाम सुन करके ये आ गए। हजरत आते नहीं हमारे प्रोग्रामों में, मगर क्योंकि ये लखनऊ वाले हैं और कलकत्ते में बैठे हैं, तो इन्होंने सुना, कान बिन के पड़ा होगा कि लखनऊ की हैं, तो ये सब फौरन आ गए। सलीम भाई, सलीम आपको आदाब कह रहे हैं। देखिए लखनऊ वाले बहुत जमा हो रहे हैं। मोहसिन खान हमारे बड़े अच्छे नॉवलिस्ट दोस्त हैं, और मोहसिन खान भी लखनऊ से देख रहे हैं, और कैसर खुर्शीद भाभी हमारी हैं बड़ी, ये भी मोहतरमा लखनऊ की हैं, और इन दिनों टोरंटो में हैं। और कैसर भाभी भी सलाम कह रही। मोहम्मद सालिहीन हमारे दोस्त हैं, कोलकाता के फिक्शन राइटर हैं, वो भी उन्होंने ज्वाइन किया है, वो देख रहे हैं। अजहर अली भाई हमारे बड़े अच्छे म्यूजिक की लाइन के हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं सूफी। अजहर भाई सलाम कह रहे हैं, टोरंटो से इन्होंने ज्वाइन किया। तो काफ़ी शोरफा जमा हो चुके हैं। आप सीरियसली लीजिएगा मेरे दोस्तों को। तो बात ये हो रही थी कि साहब आपको अंदाज़ा कब हुआ कि आपका लख्त जिगर डिफरेंटली एबल है, यानी पहला रिएक्शन क्या था और क्या उम्र थी बच्चे की, और कुछ मास्टर मुजम्मिल अहमद के बारे में बताएं। 1.5 साल की आवाज आज जी जरा आगे। हाँ जी। तो जब वो अराउंड 1.5 साल के थे, 18-19 महीने के थे, तब हम लोगों को ऐसा लगा कि इनकी स्पीच डेवलप नहीं कर रही है। बोलते थे कुछ अल्फाज, कुछ चीजें, बाबा मम्मा चीजें बोलते थे, लेकिन उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे थे। अब यहाँ पर भी ये मसला है इंडिया में कि हमारे यहाँ इंडिया में एक न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो जस्ट पैदा होते हैं बच्चे और उनका हियरिंग टेस्ट होता है। वो फैसिलिटी नहीं है भी, तो इट्स नॉट अ मैंडेट, ये कंपल्जन नहीं है कि हर बच्चे का होना है। तो हमारे भी मुजम्मिल मियाँ का नहीं हुआ था। और फिर जब वो अराउंड 1.5 साल के थे, तब हमें यही लगा कि इनकी स्पीच डेवलप नहीं कर रही है, तो हम पीडियाट्रिशियन के पास गए। फिर उन्होंने सजेस्ट किया, तब भी जब हम पीडियाट्रिशियन के पास भी गए, तो भी ही वाज आल्सो डाउटफुल कि इसे कुछ हियरिंग का इशू होगा, बिकॉज ही वाज अ वेरी स्मार्ट चाइल्ड। तो माशाल्लाह सब कुछ कर रहे थे, और हमने पीडियाट्रिशियन को लखनऊ में दिखाया, दिल्ली में दिखाया, तो वो लोग डाउटफुल थे, बट फिर भी उन्होंने कहा कि तसल्ली के लिए एक हियरिंग टेस्ट करवा लेते हैं। पर जब हम लोगों ने हियरिंग टेस्ट करवाया, देन द रिजल्ट्स वर नॉट गुड एट ऑल। तब हमें पता चला कि इनको प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, और दोनों कानों में है। अच्छा, तब बात हम आगे बढ़ाने के पहले कुछ बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, हमारे दोस्तों को भी मालूम होना चाहिए, मेरे इल्म में भी इजाफा होगा कि
हमारी जो इंडिया पाकिस्तान बल्कि सब कॉन्टिनेंट में वोकैबलरी जो है आज भी अच्छी और बुरी दोनों बड़ी पुरानी और कदीम किताबों में कैद है। उस पर काम बहुत कम हुआ है, ख़ास तौर पे इस तरह की चीज़ों में। मगर वेस्ट में वोकैबलरी हमेशा चेंजेस होती रहती है, नए नए, यानी स्लैंग की भी डिक्शनरी आ जाती है यहाँ। तो बहुत सी बातों से यहाँ कनाडा में परहेज करते हैं, जो कि इंडिया पाकिस्तान में अभी तक नहीं है। नए अल्फाज भी नहीं आए हैं। अब जैसे आज भी हम सुनते हैं कि लोग कह रहे हैं माजूर है, अपाहिज है, इस तरह की बातें जो कि कान पे बड़ी गिरा गुजरती हैं। अब पागल है, ये बहुत ही कॉमन सा एक वो है। मगर वेस्ट में जो है फिजिकली चैलेंज्ड और मेंटली चैलेंज टाइप की बातें अब शुरू हो चुकी हैं। बहुत एहसास के साथ इन लफ्ज़ों को बहुत हसास तरीके से किया जाता है कि इससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। क्या इंडिया में आप, क्योंकि इस फील्ड में प्रैक्टिकली हैं, आप क्या सुनती हैं? आपको क्या लगता है कि चेंजेस आ रही हैं? अगर चेंजेस की बात की जाए तो चेंज आना शुरू हो गया है कहीं ना कहीं, बट इट इज नॉट एट अ अच्छा। कॉमन मैन लेवल। हम्म। कॉमन मैन लेवल पे इनफैक्ट जो बच्चों के पेरेंट्स हैं या कुछ प्रोफेशनल्स भी हैं जो साथ में काम कर रहे हैं, वो भी अभी अपनी बातचीत को लेकर के सेंसिटिव नहीं है। हम्म। वो बोल जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता खुद कि वो क्या बोल रहे हैं। बट हम अपने है। सेंटर पे हम लोग ये बिल्कुल काफी इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हम अपने अल्फाजों को लेके बहुत कॉन्शियस रहें, और हमारे सारे टीम मेंबर्स इस चीज को लेके थैंकफुली बहुत कॉन्शियस रहते हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। हम अपने पेरेंट्स को भी, फैमिलीज को भी गाइड करते हैं कि देखिए आपको ये वर्ड नहीं यूज करना है, दिस इज नॉट राइट थिंग टू से। और लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये कॉमन मैन लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है, और चीजों को बदलने में काफी वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। पर अच्छा। शुरुआत हो गई है। शुरुआत हुई, ये अच्छी बात है कि शुरुआत हो गई है। कम से कम प्रोफेशनल्स इसको करना शुरू कर दें तो फिर जी। आहिस्ते आहिस्ते पब्लिक तक ये बात आएगी। जी साहब। और देखिए साहब, हमारे दोस्त अफजल हुसैन साहब देख रहे हैं, कह रहे वंडरफुल डिस्कशन। अनीस, नईम अनीस हमारे दोस्त हैं, कैलकटा में उर्दू के प्रोफेसर हैं, और आदाब कह रहे हैं आपको भी और हमें, और कह रहे हैं कि बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ अनम चौधरी साहिबा भी शामिल हुई हैं, वो भी आपको सलाम कह रही हैं और खुश आमदीद कहती हैं। अच्छा साहब, ये जो मुजम्मिल खां साहब, मैं कहता हूँ उनको कि मुजम्मिल खां साहब का के बारे में जब पता चला तो आपकी फैमिली का या रिश्तेदारों का, दोस्तों का, आसपास के लोगों का रद्द अमल क्या था? व्हाट हैपेंड? तो जैसे ही डायग्नोसिस का पता चला, पहला रिएक्शन तो यही था कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ, हमें भी इनफैक्ट नहीं हुआ। हमें लगा कि शायद थोड़ा बहुत कुछ होगा, कंडक्टिव लॉस से कहते हैं, जो होता है ना, कान में पानी वानी बहना करना, चीजें जो हो जाती हैं कि उसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत कुछ हो। हमें भी शुरू में यकीन नहीं हुआ था, यकीन आने में टाइम लगा था। और फैमिली मेंबर्स का रिएक्शन मिला जुला कहेंगे, पॉजिटिव तो नहीं था, शुरुआत में नेगेटिव ही था। बिकॉज वो मुजम्मिल मियाँ मतलब हमारे ससुराल मायके दोनों जगह में पहले बच्चे हैं, द फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड एट बोथ द प्लेसेस। तो वो एक्सेप्टेंस आना और चीजों को समझना कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, यही एक बहुत बड़ी बात थी। बिकॉज हम लोगों ने, हमारे पूरे खानदान ने कभी किसी बच्चे को ऐसे नहीं देखा था नहीं विद देखा। एनी काइंड ऑफ कंडीशन लाइक दिस। जी फ्रेंड्स जी। और जो जानने वाले थे उनका रिएक्शन? फ्रेंड्स और जानने वाले का ये था कि हाँ, शॉक तो सभी थे, बट थैंकफुली दे ऑल वर वेरी सपोर्टिव। मतलब वंडरफुल। उन्हें ये था, ये कहिए कि शायद हमसे भी इतनी मोहब्बत रही कि उन सब ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत दुआएं की, और बस अच्छा ही चाहा कि जो भी बेटर हो बस हो जाए, जिस तरह अब से भी हो बस हो। कोलकाता से काफ़ी लोग हमारे जानने वाले आ रहे हैं, और सादिया सदफ रिसर्च स्कॉलर हैं, आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता की, अच्छी शायरा भी हैं और वेरी यंग रिसर्च स्कॉलर, आपको आदाब कह रही हैं। और हमारे बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर आसिफ अली मोहम्मद साहब बहुत दूर से आपको आदाब कह रहे हैं, मॉरिशस से देख रहे हैं प्रोग्राम और आपको आदाब कह रहे हैं।
और तो ये बात हो रही थी फैमिली की और रद्द-ए-अमल की। हमारे लोगों में मसला कहें या मजबूरी कहें या हालात कहें कि साहब डिनायल फेज से गुजरते हैं, इनकार पहले करते हैं जी साहब। तो जिस तरह एक तरफा मोहब्बत में भी डिनायल फेज होती है कि साहब बंदा कहता है कि नहीं साहब वो है, और अगला कह रहा है कि साहब नहीं है जी। तो हमारे लोग भी बिल्कुल इसी तरह डिनायल फेज से गुजरते हैं और फिर दुआ तावीज़ का सहारा लेते हैं, और ये सिलसिला शुरू हो जाता है कि किसी बाबा के पास जाना या दरगाह के ऊपर जाना। मैं इसको बुरा नहीं समझता, मगर आपका क्या तजुर्बा रहा? आप बताइए कि ये डिनायल फेज में आपके साथ क्या हुआ? कहाँ-कहाँ गई आप? जी, तो ऐसा रहा कि कहीं न कहीं तो डिनायल हमारे अंदर भी था, हुँ, हुँ। हमारे घर वालों में, खानदान वालों में था, और हम लोगों को भी था कि कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है, जो भी हो सके सारी कोशिशें करनी है। और जो जैसा आपने कहा हमारे यहाँ दुआ तावीज़ चीज़ें होती हैं, तो हम भी गए, दरगाहों पे गए, मौलानाओं के पास गए, मतलब कहीं न कहीं ये था कि कहीं हमारे बच्चे पे किसी ने जादू तो नहीं कर दिया। बिल्कुल, हाँ, चीज़ें ये जो बातें आम सुनते तौर पे हैं, ये चीज़ें होती हैं। जी, तो ये सारी चीज़ें हमने की, लेकिन जो सबसे बड़ा एलिमेंट था इस दौरान जब हम गए, ये था कि हमने अपने बच्चे का मेडिकल ट्रीटमेंट छोड़ा नहीं था। हुँ, जैसे उसके जब उनको साथ-साथ उनको सबसे सबसे पहले हमने उनको हियरिंग एड्स लगवाए। हियरिंग के लिए सबसे पहले उनके टेस्ट्स हुए, हियरिंग एड्स लगवाए, और ये एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि अगर इम्प्लांट सर्जरी भी होती है, अगर बच्चे को इम्प्लांट की ज़रूरत है, जो अभी मुज़म्मिल को लगे हैं, कोक्लियर इम्प्लांट्स, अगर वो होती भी है, तो हियरिंग एड्स और इम्प्लांट के बीच में गैप होता है, कुछ महीनों का। तो हमने ये सोच लिया था कि इन महीनों में जब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं सर्जरी होने का या सर्जरी की ज़रूरत होने का, हो सकता है ज़रूरत नहीं भी हो, तो हम जितनी दुआएँ हैं, दरगाह हैं, जितने अल्टरनेटिव मेडिसिन है, लाइक होम्योपैथी है, मैग्नेटिक थेरेपी है, सारी थेरेपीज़, हम सारी थेरेपी के लिए गए। एज़ ए पेरेंट बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जी, जी, मतलब ये था कि कोई ऑप्शन छोड़ना नहीं है। लेकिन एक एक बार हमें एक हमारी आंटी है, उन्होंने कहा कि कोई स्पेसिफिक दिन उन्होंने बताया है कि इस रात आप माँ हैं, तो आप एक पैर पे खड़े होके इस वक़्त आपको दुआ माँगनी है चाँद को देख के। हमने वो भी किया। हमने वो वाह! सब कुछ किया जो सबने बताया। हाँ, लेकिन हमने उनका मेडिकल इंटरवेंशन नहीं रोका। ये बड़ी बात। मेडिकल हाँ, इंटरवेंशन उनका साथ में चलता रहा, साथ में दुआ तावीज़ भी चलती रही। बहुत बड़ी बात है कि ये डिनायल फेज़ इंसानी फितरत है, मगर ये कि प्रैक्टिकल साइड जो उसका है कि आपने दवा के साथ यानी दुआ के साथ दवा भी जारी रखी, वेरी हेल्दी। और अब्दुल्ला मोहम्मद दाऊद साहब आपको सलाम फरमा रहे हैं, अफजल हुसैन साहब तारीफ कर रहे हैं, और अली हमारे आसिफ अली मोहम्मद साहब मॉरिशस से कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी गुफ्तगू चल रही है। मुझे एक बात याद है, क्योंकि यहाँ हम सब कॉन्टिनेंट के लोग अक्सर हमारे दोस्तों में यहाँ देख रहे हैं अभी, मगर क्योंकि आसिफ भाई हमारे मॉरिशस से देख रहे हैं, तो एक अजीब सा सवाल जहन में आया, इफ आसिफ भाई हमारी बात भी सुन रहे हैं सिर्फ देखने के बजाय, कि हज़रत आप मैसेज में ये भी बताइए कि मॉरिशस का क्या हाल है? मॉरिशस में ऑटिज़्म या इस तरफ की जो स्पेशल किड्स हैं, उनके बारे में क्या होता है? ज़रा लिख कर आप भी बता दें, तो आपको भी सवाब में शामिल कर लिया जाएगा। तो हमारे लोग मगर ये जो ऑटिज़्म हो या हियरिंग लॉस हो या स्पीच का मामला हो, हमारी आम जनता जो है, हमारे लोग, हमारी मिल्लत, कौम इससे कितना अवेयर है? अवेयरनेस का क्या सिलसिला है? किस हद तक अवेयर हैं ये लोग? अवेयरनेस के बारे में तो हम ये कहेंगे कि जब तक किसी के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता है, तब तक लोग कुछ नहीं जानते। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो शायद जान रहे होंगे जब तक उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीज़ों के साथ। वेरी तो सैड। अवेयरनेस आई वुड से इट्स नॉट दैट इट्स ज़ीरो। नॉट प्रेजेंट एट अ सोसाइटल लेवल। हुँ, अगर हम बिल्कुल। कहें समाज में है अवेयरनेस या समाज में इतना सेंसिटाइजेशन है, तो ये नहीं है, यहाँ पे नहीं है। हुँ, अगर एक फैमिली अवेयर है, अगर एक पेरेंट अवेयर है अपने बच्चे के डायग्नोसिस के बाद, तब वो भले ही उस वो खानदान, वो अगल-बगल के लोग थोड़ा सेंसिटाइज हो जाते हैं, उसमें भी उन्हें बहुत क्योंकि सोसाइटी में वो सिस्टम नहीं मौजूद है।
जो सिस्टम हमारे यहाँ इट्स नॉट दैट सपोर्टिव, तो चाह करके भी लोग डिनायल मोड में रहते हैं, आप ये कह लीजिए, या फिर उन्हें लगता है कि अगर हमें कुछ करना है तो हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट इन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डायबिटीज का एग्जाम्पल ले लीजिए, अब हम लोगों ने डायबिटीज को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया है कि आप अगर किसी रेस्टोरेंट में भी जाएंगे तो वो चीनी अलग से सर्व होती है, तो जिसको डायबिटिक, जो बंदा डायबिटिक भी है उसे कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है हम साथ में बैठे हैं भाई, हमें चीनी चाहिए हमें नहीं चाहिए। सो दैट इज एन अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस एट अ सोसाइटल लेवल। पर यहाँ पे अभी तो खैर स्पेशल कंडीशंस को लेकर के काफी टाबू है। अफजल हुसैन साहब फरमा रहे हैं कि आई नो डॉक्टर नाइला, शी हैज प्रैक्टिस्ड इन माय एरिया, शी इज अ वंडरफुल नोबल लेडी। चलिए साहब, गुड कॉम्प्लीमेंट, शुक्रिया हुजूर। और आज मेरे ख्याल में मॉरिशस में छुट्टी है क्योंकि काफ़ी लोग मॉरिशस से आ रहे हैं, और हमारे एक स्टूडेंट मॉरिशस से, ड्रामे के स्टूडेंट, वेरी गुड, कि इकबाल अयूब साहब, दुमुन इकबाल अयूब साहब सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम मियाँ, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं खुर्शीद अहमद भाई सीनियर अलीग हैं, हमारे दोस्त हैं, और टोरंटो के मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। आपने भी ज्वाइन किया है, और फरमा रहे हैं कि दुआ के साथ दवा तो समझ में आती है, दवा के साथ दुआ तो समझ में आती है, लेकिन दरगाह जाकर तावीज़ गंडे की बात समझ में नहीं आती। तो डॉक्टर साहब को आप क्या कहेंगी, बताइए। हाँ जी, तो दुआ के साथ तो दरगाह जाने, हमारे खानदान में जबकि ये दरगाह वाला बिल्कुल भी रिवाज नहीं है, तो दरगाह जाना भी ये हुआ कि हम जिंदगी में पहली और आखिरी बार शायद गए थे, और वो भी बस इसीलिए था कि शायद लोगों ने कहा कि शायद ये कुछ काम कर जाए, जबकि उस वक्त भी हमारे दिल में एक कंफ्यूजन होती है ना कि ये थी कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पर अगर हम दरगाह भी गए तो हमारा यही था कि मांगना तो हमें अल्लाह पाक से ही है, बट ये हम जिनकी दरगाह पे जा रहे हैं ये अल्लाह पाक के प्यारे बंदे हैं, तो इनके तो फैल में शायद हमारी दुआएं ज्यादा कबूल हो जाएं। और फिर उस वक्त जब आप उस फेस में रहते हो, उस ग्रीफ पीरियड में रहते हो, तो फिर तब आपको शायद सारी बातें सही लगती हैं, और उस वक्त शायद आपका लॉजिक कहीं ना कहीं तो साइडलाइन हो जाता है, थोड़ा बहुत साइडलाइन हो जाता है। अच्छा, तो हम यही कहेंगे। देखिए साहब, मैं पर्सनली दरगाह हो या दुआ तावीज़ तो नहीं, मगर दरगाह का मामला हो या शबरात के हलवे हो, जहाँ जहाँ मीठे का मामला है या मिठाई का मामला है, मैं उसको बुरा नहीं समझता। जावेद दानिश मीठा बहुत शौक से खाता है, तो इसलिए ऐसे तमाम बाबा जो हैं, जो मीठा खिलाते हैं, मुझे मंजूर हैं। हाँ, अपनी मैंने इसमें यार्ड स्टिक रखनी चाहिए कि ये लाइन है और इसके बाद क्रॉस नहीं करना है, यानी कितना मीठा खाना है, ये बात ध्यान रखनी। अफजल हुसैन साहब कह रहे, माय क्वेश्चन टू डॉक्टर इज व्हेन शी इज वेल एजुकेटेड एंड साइंटिफिकली साउंड, व्हेन शी वेंट टू दरगाह। अरे यार अफजल भाई, अभी अभी इसका जवाब दिया गया है, और पिछले जवाब से काम चलाएं, बात आगे बढ़ाने दीजिए। इमरान खान साहब ने भी ज्वाइन किया है, और बातें हो रही। चलिए सब, बहुत सारे लोग, बहुत सारे, एक बात मैं हर प्रोग्राम में ये बताता रहता हूँ कि हजरात, मैं लैपटॉप पर देख रहा हूँ और साथ में मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल पे फ़ॉन्ट्स बड़े छोटे छोटे आते हैं, और मैं चश्मा लगाता हूँ, और जो हमारे मेहमान अक्सर होते हैं वो चश्मा लगाए हुए होते हैं, और उसी दिन बड़े बड़े सवालात आते हैं, तो हर सवाल को पढ़ना ज़रा मुश्किल है। तो अगर कोई स्किप हो जाए तो दिल पे ना लीजिएगा, यू मीन वेल एंड आई ऑल्सो मीन वेल। तो बात आगे बढ़ाते हैं कि साहब, मैंने खुद इंडिया में देखा है कि ऑटिस्टिक बच्चों को घरों पर बंद रखा जाता है, और इस सिलसिले में कुछ बताएं कि आपके जान पहचान वालों में या कहीं आप तो प्रैक्टिकली कर रही हैं, तो कोई पेशेंट ऐसे भी है कि जिस बच्चे को एकदम बिल्कुल सिक्लूडेड रखा गया, बताएं। हमारे कांटेक्ट में एक फैमिलीज के जान पहचान वाले आए, जिन्होंने बताया कि भाई इनके यहाँ ये बच्चा है, ऐसी ये चीजें हैं, ये परेशानियां हैं, बट वो शर्म के मारे कि भाई समाज वाले क्या कहेंगे, और स्पेशली अगर कोई बच्ची होती है, अगर कोई लड़की होती है, फीमेल चाइल्ड, तब तो और ज्यादा ये शर्म वाली बातें बढ़ जाती हैं कि भाई ये बच्ची है, इनका आगे क्या होगा।
फिर वो मतलब अभी वो बच्ची ही है पर शादी की बात पहले सोची जाती है, उसकी खुद की वजूद अभी नहीं तैयार हुई, हाँ। की बात खत्म कर दी जाती है। वेरी वो सैड। बच्ची, और चाहे बच्चे हो चाहे बच्ची हो, ये चीजें हैं, काफी फैमिलीज में हैं, और स्पेशली हमारी कम्युनिटी में हमने ये देखा है इन जनरल कि लोग बहुत आसानी से कह देते हैं अरे कोई बात नहीं, इसे रख लो, घर में रहेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत सीख लेगा, जिंदा तो रहेगा, तो आप दूसरे बच्चे पैदा कर लीजिए। मतलब इट्स सो इजी टू से, यू आर, इट्स लाइक टॉर्चर टू वन ह्यूमन लाइफ। वेरी सैड। लोग इंटेंशनली नहीं करते हैं, बट वही है कि फैमिली सपोर्ट, समाज का सपोर्ट, वो डर, शर्म, ये सारी चीजें इतना ज्यादा पावरफुल है, और कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द लैकिंग्स ऑफ द सिस्टम। साहब, दिल्ली से हमारे दोस्त जाम मिलिया इस्लामिया के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर खालिद मुबश्शिर साहब, आपको आदाब कह रहे हैं। और बात आगे बढ़ाते हैं कि कनाडा जो है, इट्स अ हेवन, हेवन ऑन अर्थ। यहाँ फिजिकली चैलेंज बच्चे जो हैं, ये ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं, सबों के लिए बड़े मज़े की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सैर के लिए जगह वो जो होती है, चाहे कोई पार्क हो, पब्लिक प्लेस हो, कोई एग्जिबिशंस हो, इसमें किसी तरह का टिकट नहीं लगता, इट्स ऑल फ्री। कि आप यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता है, कैनेडियन नेशनल एग्जीबिशन, जो कि कोई 8, 10, 18, 20 दिन चलता है। हम वहाँ जाया करते थे और हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में ऐसे बच्चे, एडल्ट, वो एडल्ट जो कि सिर्फ व्हील चेयर पे कैद हैं, मगर वो पूरी तरह मोबाइल हैं, खुद से ही वो आना जाना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए वो, और दे आर सो हैप्पी। इतने मासूम होते हैं ये लोग, जितने भी डिसेबल्ड हैं, जो भी तरह के हैं बेचारे, चैलेंज्ड लोग जितने हैं, वो इस कदर खुश नजर आते हैं। मुझे बड़ी हैरत होती थी। हमने एक आध दफे वाइफ से पूछा कि क्या इनको ये सारी चीज़ें का अंदाज़ा है कि क्या हो रहा है, तो बताया कि हाँ बिल्कुल अंदाज़ा है इनको, सब कुछ अंदाज़ा। तो ऐसा कोई इंतज़ाम, यानी पब्लिक प्लेस में ऐसे बच्चे को या ऐसे एडल्ट को ले जाएं, तो क्या फ्री में एंट्री देते हैं, या आप अपने बारे में बताइए कि आप मास्टर मुजम्मिल को सैर पे ले जाती हैं? सवाल का जवाब हम देना चाहेंगे। तो यहाँ पे खैर आप पब्लिक प्लेसेस और सैर की जगह की बात करें तो ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। और अगर फ्री टिकट्स की बात की जाए तो जैसा आपने कहा, इट्स ऑल अबाउट सिस्टम एंड इट्स अ बिग मोटिवेशन। अब अगर हम यहाँ कहें तो यहाँ बहुत सारी जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं वो भी चार्जेबल हैं। तो एक पेरेंट जो अपने बच्चे पे ऑलरेडी उसकी थेरेपी पे, उसकी पढ़ाई पे, उसकी दवाओं पे इतना खर्च कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सोच ही नहीं पाता है कि हम इसे घुमाने लेके जाएं या कुछ, अब उसके साथ कुछ एंटरटेनमेंट रिक्रिएशनल पे। एक्टिविटी भी कर सकते हैं। वो ऑलरेडी इतना फाइनेंशियली भी ओवरबर्डन रहता है। और हमारे यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से या ऐसे प्राइवेटली भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि चीजें, हाँ कहीं कहीं है, जैसे आपकी ट्रेन में रिजर्वेशन हो जाएगा, या कहीं कहीं पे आपकी अलग से एक लाइन रहेगी कि दिस इज फॉर डिफरेंटली एबल्ड एंड ऑल, बट वहां पर भी लाइन है, दैट साइन बोर्ड इज देयर, बट पीपल आर नॉट सेंसिटिव इनफ। और बसों अगर में आपको, और पीपल दे हर आर चीज नॉट के लिए सेंसिटिव। आपको, जी, और हर चीज के लिए आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है, अगर आप व्हील चेयर पे भी हैं, लेकिन अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो यू कांट अवेल द सर्विसेज, वाह। even if it's a visible disability. Or autism, so it's an invisible disability, and that is the, you know, the saddest part of autism and acceptance. It is an invisible thing. और जब तक आपके पास वो disability certificate नहीं है, तब तक आप कोई सर्विसेज, कोई फैसिलिटीज नहीं अवेल कर सकते हैं। और वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेना, दैट इज अ बिग टास्क। ओह, यहाँ सब ये है कि कनाडा में ये सारी सर्विसेज फ्री हैं, मेडिकल भी फ्री है। इस वजह से ऐसे बच्चे जो हैं वो सोसाइटी पे भी बोझ नहीं है और पेरेंट्स पे भी बोझ नहीं। दे आर बीइंग लुक्ड आफ्टर वेरी नाइसली, वेरी हेल्पफुली। और एक आगे भी हम इसके बारे में बताएंगे चल के। गुल खान साहिबा न्यूयॉर्क में, ये जयपुर से हमारी दोस्त हैं, देख रही हैं, आपको आदाब कह रही। और इमरान खान कह रहे हैं कि वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल सो दैट दीज चिल्ड्रन कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ। बिल्कुल होना चाहिए।
तो ये घूमने फिरने के अलावा मैं पूछ रहा था कि मुजम्मिल को लेकर आप जाती हैं बाहर घूमने? हमें दुनिया को हम हर जगह लेके जाते हैं। उन्हें हम मॉल लेके जाते हैं, मार्केट, गार्डन, प्लेग्राउंड, एग्जीबिशंस, म्यूजियम्स। और बिकॉज इसलिए भी लेके जाते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ हिज थेरेपी। आप थिएटर के शख्स हैं, आप ये ज्यादा अच्छे से जानते होंगे कि जब आप किसी कहानी को लिखते हैं और उस किरदार को जीते हैं, उन दोनों में काफी फर्क होता है। तो जब हम एक बच्चे को एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देते हैं, तो वो उसकी एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो जाती है। ये अलग बात है कि जो ये न्यूरो डाइवर्स बच्चे होते हैं, उनको कहीं लेके जाना इट्स नॉट दैट इजी, इजी नहीं बिकॉज है। इनके लिए जो ये ट्रांजिशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हमें उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, कुछ अकोमोडेशंस करने होते हैं, थोड़ा समझाना होता है, थोड़ा माहौल बनाना होता है, और जहाँ लेके जा रहे हैं वहां भी उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स चीजें करनी होती हैं। बट दे वर नेवर अ हर्डल। आई टुक मुजम्मिल टू एवरी प्लेस। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। संतोष बकाया साहब, डॉक्टर संतोष बकाया हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, सीनियर और सीजन्ड शायरा हैं, इंग्लिश में लिखती हैं। संतोष बकाया कह रही हैं कमेंडेबल वर्क, और थैंक यू डॉक्टर, आपने ज्वाइन किया। रीडिंग की बात हो रही है और आप स्टोरी टेलिंग की बात कर रही हैं, तो क्या रीडिंग या स्टोरी टेलिंग ये एक बहुत ही आजमूदा वेस्टर्न थेरेपी भी है? आप इसका इस्तेमाल यानी करती हैं? बहुत ज्यादा, एंड इट्स माय फेवरेट। और रीडिंग और बुक्स इट वाज लाइक अ सेवियर फॉर मी। अगर हमें लगता है अगर बुक्स नहीं होती तो काफी सारी चीजें हम मुजम्मिल को नहीं सिखा सकते थे। और हम अपनी फैमिलीज को भी हमेशा रीडिंग, बुक्स, स्टोरी टेलिंग, इसके लिए हमेशा प्रमोट करते हैं। बिकॉज रीडिंग इज सच, इट्स नॉट ओनली अबाउट रीडिंग कि आप पढ़ रहे हैं, इट्स एन एक्सपीरियंस। आप उसको, उस कहानी को सुनते हो, उसको महसूस करते हो, उसको अपने आसपास देखते हो। So it's a very, very effective therapeutic intervention also, and it helps in building the connect also. एक पेरेंट और एक बच्चे का कनेक्ट, जैसे हम हमारी दादी नानी कहानियां सुनाती थी, तो दैट कहानी वाज द कनेक्ट। सो वो आज भी एप्लीकेबल है, दैट कहानी, इट्स अ कनेक्ट, इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्टोरी लाइन। और इसमें भी हम जो थेरेपी करते हैं, इसमें हम पेरेंट्स को, फैमिलीज को सिखाते हैं कि आपको कहानी कैसे पढ़नी है, कैसे सुनानी है, कैसे उससे बच्चे की लर्निंग करवानी है। और इनफैक्ट जैसे आपने बताया, पूछा था कि आप मुजम्मिल को कहीं लेके जाते हैं, तो हम जहां भी मुजम्मिल को लेके जाते हैं, उनकी हर जगह की हम पिक्चर्स देते हैं, और फिर उनकी पर्सनल बुक्स बनाते हैं, पर्सनलीफाइड बुक्स, उनको कहा जाता है लैंग्वेज एक्सपीरियंस बुक्स। और फिर उस बुक के साथ बच्चा जितने अच्छे से कनेक्ट करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, देन इट रियली हेल्प्स इन बिल्डिंग दैट बॉन्ड एंड डेवलपिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स। सारी चीजों में काफी हेल्पफुल होती है। वाह वाह वाह, वंडरफुल। कुछ देसी पेरेंट्स जो हमारे हैं वो ना सिर्फ डिप्रेस्ड हो जाते हैं अगर फैमिली में ऐसा हो, बल्कि शर्मिंदा भी और गिल्टी भी फील करते हैं, और शिकवा भी खुदा से करते हैं कि भाई वाई मी, आपने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? आपका तजुर्बा कैसा था? तो हम कहेंगे कि ये मिक्स ऑफ इमोशंस तो हमारे साथ पर्सनली भी था, ऐसा नहीं था, हमारे खानदान वालों, फैमिली, सब लोगों में था। और अब जब मुजम्मिल माशाल्लाह काफी हद तक एज एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट उनका हो चुका है, तब ये चीजें कम हो गई हैं। लेकिन हाँ, उन पेरेंट्स के बारे में, ऐसे कुछ पेरेंट्स जो हमारे यहाँ भी आते हैं, फिर हम वही कहेंगे कि बिकॉज उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिलता है, वो दैट एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट, तो वो बेचारे खुद इतना परेशान है, वो क्या करें। आई मीन, तो ये सारे जो इमोशंस होते हैं, वो बहुत ही ओवरवेलमिंग इमोशंस होते हैं उनके लिए। इससे बाहर निकालना ये फिर हम प्रोफेशनल्स का काम, बिकॉज वो पेरेंट्स तो कुछ नहीं जानते हैं, ना इस कंडीशन के बारे में जानते हैं, ना इसका इलाज जानते हैं, ना वो कैसे अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं वो जानते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेशनल्स का काम आता है। यहाँ पे उनके परिवार वाले अगर अगर उन्हें भी पता है, परिवार वालों को भी कुछ नहीं पता होता है, तो दे नीड गाइडेंस। विदाउट गाइडेंस दे आर लाइक लॉस्ट, सो वी नीड टू टेक देम आउट of that darkness. मेंटल हेल्थ हो या ऑटिज्म, कनाडा में ये अब टैबू नहीं है,
वेस्ट में पूरे नहीं है। हम लोग ऑटिज्म डे मनाते हैं या मेंटल हेल्थ वीक या मंथ करते हैं। क्या ऐसा कुछ आपके यहाँ शुरू हुआ है? हमारे यहाँ सारे डेज मनाए जाते हैं, ऑटिज्म डे, वर्ल्ड हियरिंग डे, सारे ही डेज मनाए जाते हैं। पर अभी भी हम कहेंगे कि ये सारे डेज सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस और रैलीज और वर्कशॉप्स तक लिमिटेड है। स्कूलों में नहीं मतलब बताते? इनका इम्प्लीमेंटेशन स्कूल्स में इन जनरल मनाया नहीं जाता। बच्चों को बता दिया जाएगा कि ठीक है, टुडे इज दिस डे, वो भी हमेशा नहीं बताया जाता, हर स्कूल में नहीं बताया जाता, बिकॉज इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता कि बच्चों को इस कहीं सेंसिटाइजेशन कुछ स्कूल्स में स्टार्ट हो गया है, बट इट्स ऑलवेज लिमिटेड टू दैट स्पेसिफिक डे। बांग्लादेश से ढाका वो यूनिवर्सिटी सेंसिटाइजेशन से हमारी एक दोस्त डॉक्टर नुसरत फातिमा साहिबा भी देख रही हैं, और वो बांग्लादेश से आपको उर्दू में सलाम कर रही हैं। तो थैंक यू नुसरत साहिबा। दोस्तों, मैं एक अपनी बात बताता चलूं दोस्तों को कि जो देख रहे हैं, कि मेरी रफ़ीक़ हयात यानी मेरी शरीक आवारगी जो हैं उज़्मा दानिश साहिबा, एक ज़माने में स्पेशल नीड किड्स के साथ इन्वॉल्व रही हैं, स्कूल में पढ़ाती थीं। रोज़ घर पे हमें किसी बच्चे की दास्तान सुनाई जाती थी। इससे इंस्पायर होकर और सुन सुनकर हमने एक सोलो ड्रामा लिखा, हाँ मेरा रज़ी ऑटिस्टिक है। ये एक माँ की रुदाद है। डॉक्टर नायला ने ये ड्रामा पढ़ा और पसंद किया और फेसबुक पर इसे शेयर किया। इस तरह इनसे मेरी शनासाई हुई, दोस्ती हुई। तो मोहतरमा ये बताएं कि ड्रामे के साथ हमने इंसाफ किया या नहीं? के साथ आपने 110% इंसाफ। मतलब ये हमने, जब से आपने ये ड्रामा शेयर किया है, हम कई मर्तबा इसे पढ़ चुके हैं, और जितनी बार हम इससे पढ़ते हैं, हर बार इसके साथ मेरा कनेक्शन, मेरा रिश्ता बढ़ता ही जाता है। आई कैन फील द कनेक्ट। इट सीम्स एज इफ इट्स माय स्टोरी। तो और अगर हम बात करें कंटेंट ऑफ द ड्रामा की, जी जी बताएं। अगर हम बात करें कंटेंट की, तो इसमें आपने एक तो ये ड्रामा आपने एक माँ के नजरिए से लिखा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये आपने लिखा है, किसी बिल्कुल। मतलब एक, जी जी एक माँ का नजरिया, उसके जज्बात, उसकी तकलीफें, उसकी हंसी, उसके दर्द, सब कुछ है इस ड्रामे में। और सिर्फ एक माँ का नजरिया नहीं है, आपने बहुत सारी जो साइंटिफिक चीजें हैं जो ऑटिज्म के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको भी बहुत ही खूबसूरती के साथ इसमें पेश किया है। और बहुत ही अच्छे से आपने ये डिस्क्राइब किया कि कैसे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में चीजें दिखती हैं इन बच्चों के साथ, और कैसे हम इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आपने बहुत बहुत ही खूबसूरती से ये ड्रामा लिखा है, और हमने ये ड्रामा पढ़ा, और इस ड्रामे के बाद आप देखेंगे हमने जो है बस नोट्स ही नोट्स बने हुए हैं इसमें। थैंक यू सो मच। मैं आपको बताऊं और दोस्तों को भी बताऊं कि जब ये ड्रामा कोई आज से 4-5 साल पहले हमने लिखा था, ये ड्रामा कोई 1 घंटे की सिटिंग में, एक सिटिंग में हमने लिख लिया था। ये कोई 20-25 मिनट का सोलो प्ले है। मगर इसकी रिकॉर्डिंग जब हमने की थी, तो रिकॉर्डिंग में बहुत प्रॉब्लम आई थी। लिखते वक्त तो हमने लिख दिया, जब हमने पढ़ा खुद तो आई क्राइड, मेरी हालत बहुत ख़राब। और जब रिकॉर्डिंग के लिए हमने बैठे तो इट टुक 2 आवर्स। बीच बीच में रोकना पड़ा, बार बार उसको समझना पड़ा। मैं बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही कमज़ोर दिल का आदमी हूँ, तो लिख तो देता हूँ ऐसी चीज़ें, मगर मुझसे खुद पढ़ा बिल्कुल नहीं जाता। जिन दोस्तों ने नहीं पढ़ा, नहीं सुना, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हाँ मेरा रज़ी ऑटिस्टिक है, इस ड्रामे को जावेद दानिश के वॉल पे देखें। दो एक उसमें ही शेयर किया, मेरे ख्याल में पिछले 1 आध हफ्ते में भी इसे दोबारा शेयर किया गया था। और इसकी मैंने अप्रूवल या इसकी पसंद का ये आलम है कि ये हिंदी में, इंग्लिश में, बंगला में तर्जुमा तो हुआ यहाँ। मगर साहब पिछले दिनों जब आपने शेयर किया, मेरे ख्याल में उस वक्त या उससे पहले,
जामे अजहर अल अजहर यूनिवर्सिटी की डॉक्टर रिहाम अब्दुल्ला साहिबा ने अप्रोच किया और वो इसे अरबी में तर्जुमा कर रही, अरबिक में ट्रांसलेट हो रहा है। उन सब ने पूछा कि आपके यहाँ क्या सिनेरियो, उन्होंने बताया कि बिल्कुल यही है जो आप बता रहे हैं, हमारे यहाँ अवेयरनेस बिल्कुल नहीं। मैं ये भी करता हूँ कि जब यूनिवर्सिटीज़ वाले मुझे बुलाते हैं किसी ड्रामे को पढ़ने के लिए, तो अक्सर मैं कोई सोलो ड्रामा पढ़ता हूँ। तो इस ड्रामे को ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ हमने पढ़ा, तो इसकी कॉपीज़ मैं 10-20 बना करके ले जाता था और बच्चियों को मैं दे देता था कि ये आप अपने घरों में पढ़ें, आप अपने दोस्तों में पढ़ें, अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। स्प्रेड द वर्ड कि ये ड्रामा मामूली ऐसे आम ड्रामा नहीं है, इसके साथ एक कॉज है, अवेयरनेस की बात है। तो वो कामयाबी के साथ इसे स्टेज मैंने ये एक आध जगह स्टेज भी हुआ और उस पे अच्छा साहब कुछ डेटा की बात करते हैं कि 1920 the CDC reported approximately in 1 in 54 children in the US is diagnosed with an autism spectrum disorder. According to 2016 data, 1 in 34 boys and 1 in 44 girls are identified with autism. इंडिया का मामला क्या है? इंडिया के बारे में आप बताएं कि इंडिया में क्या डेटा? जी, सो इन जनरल कहा जाए तो ये है सर्वे कि 10 साल के अंदर के बच्चे, ये है कि 10 में से एक बच्चों को कहा जाता है कि कुछ ना कुछ न्यूरो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। 10 अब में न्यूरो 10 में से एक बच्चे, जी जी। हम्म, और न्यूरो डाइवर्स कंडीशंस में आपको ऑटिज्म आ जाता है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आ जाते हैं, ये सारी चीजें हैं, काफी सारी चीजें हैं, बट इट्स क्वाइट प्रेवलेंट इन इंडिया। और आपके ड्रामे के बारे में हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो आपने अपने किरदार का नाम भी चुना है, रजी, रजा, बट इट्स सो वेरी माइंडफुल कि अल्लाह की रजा, ये इस नाम में ही पहली एक्सेप्टेंस है जो वो माँ कह रही है कि ये अल्लाह की रजा है। इट्स सो वेरी थॉटफुल ऑफ यू। थैंक यू। अच्छा साहब आपने प्रोफेशन बदला, नए मसाइल का दिलेरी से सामना किया, मगर प्रैक्टिकली कैसे किया और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आपकी? ये कनाडा में तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि एक लड़की एमबीबीएस करती है। हमारी फैमिली में ऐसा हो चुका है, कजिन्स में ऐसा हो चुका है कि साहब लॉ किया और लॉ करने के बाद मोहतरमा कहती हैं कि आई डोंट लाइक इट, और उसने फिर जाके दोबारा इसमें जर्नलिज्म का पूरा कोर्स किया, वो भी 4 साल का कोर्स था और वो बहुत कामयाब है वो बच्ची अपनी लाइफ में। मगर इसका क्या इंडिया में हम नहीं सोच सकते कि साहब आपने बीए में एडमिशन लिया और बीए पास करने के बाद आप चाहें कि हम चले जाएं साइंस में? इट इज़ इम्पॉसिबल। आपने डेंटिस्ट्री से जो चेंज किया और ये तो प्रैक्टिकली क्या ऐसा हो सकता है इंडिया में? हमारे जब मैं वंस अपॉन अ टाइम जब मैं इंडिया में था, ये नामुमकिन चीज थी, इम्पॉसिबल। आप जाके अगर यूनिवर्सिटी में कहें कि हमने साहब बीए इंग्लिश ऑनर्स किया है और मैं उर्दू में कुछ करना चाहता हूं, तो वो हंसेंगे आप कि मियाँ आप दिमाग ठीक कीजिए, ये मुमकिन नहीं। अब क्या है, ये प्रैक्टिकल है, हो सकता है? अभी भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। जैसे हमने बताया, हम स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में करना चाह रहे थे बैचलर्स, बट एज लिमिटेशन की वजह से नहीं कर पाए। बीएड स्पेशल एजुकेशन वाज नॉट माय फर्स्ट चॉइस, बट यही एक ऑप्शन ही था मेरे पास। और इसमें भी फिर था कि बहुत यहाँ पे भी ज्यादा कॉलेजेस नहीं है जो ऑफर कर रहे हैं ये कोर्स, रेगुलर कोर्स। तो यहाँ भी बहुत सारे हैं भी, तो वो एफिलिएटेड नहीं है, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर दूसरी चीज ये थी कि बिकॉज हमने बीडीएस किया था, सो बीडीएस इज अ मेडिकल फील्ड एंड इट, ऐसा कहा जाए अगर हायरार्की में कहा जाए तो इट्स लाइक अबव बीएड। सो जब हम काउंसलिंग के लिए गए तो वहां पर भी एक एएमयू वाले प्रोफेसर साहब बैठे हुए थे और वो हमारी शक्ल देख रहे हैं बिल्कुल कि आप ये करेंगे या जी नहीं, मतलब हम के जी। फिर जब बड़ा हमने कहा कि जी हम करेंगे बिकॉज हमारे बच्चे के साथ ये परेशानी है, देन ही वाज क्वाइट। बट फिर उन्होंने जो है ये खबर काफी फैला दी वहां पर कि ये देखिए मोहतरमा जो है डॉक्टर बनने के बाद अब ये इस फील्ड में आ रही है। और फिर तो जी जी जी, ऐसा तो होना मतलब नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज लिमिट भी नहीं होनी चाहिए तालीम के सिलसिले में। बड़े मजे की बात याद आ रही
कि मई उज़्मा का जिक्र आज कई बार आया, बहुत खुश हो जाएंगी मोहतरमा। शामिल हम लोगों के साथ इसलिए नहीं कि सैटरडेज को ही उनकी उर्दू की क्लासेस होती हैं, तो वो दूसरे कमरे में बच्चों को ऑनलाइन उर्दू पढ़ा रही। उज़्मा हमारे ने साथ नर्सिंग से शुरू किया था मामला, मगर फिर नर्सिंग छोड़ करके उन्होंने साइकोलॉजी में आई, और साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद शादी का सिलसिला हो गया और ये सब। मगर जब बच्चे बड़े हो गए तो अभी पिछले कोई 4-5 सालों में उनको ख्याल आया कि भाई अब हम फ्री हैं, तो हमें फिर से यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। तो उन्होंने साइकोलॉजी को भी रख करके अलग सोशल वर्क में मास्टर्स किया, और सोशल वर्क में मास्टर्स करने के बाद आजकल वो पीएचडी कर रही हैं सोशल वर्क में। तो ये यहाँ मुमकिन है मुझे। और किसी भी एज में कोई भी, यानी बच्चा, आप मेडिकल की बात करें, मेडिकल के साथ साथ आप म्यूजिक भी अपने कोर्स में ले सकते हैं। मुझे इस तरह की आज़ादी है, इतनी छूट। बताएं। एक चीज ऐड करना चाहेंगे जी, कि जैसे आपने कहा, तो यहाँ पर ये भी एक है कि बिकॉज आई एम अ वुमेन, सो बीइंग अ वुमेन, देन एजुकेशन इज नॉट दैट, एजुकेशन इज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो आप एक कोर्स कर रही हैं, उसमें आपने इतना खर्च किया, उसके बाद फिर आपको एक फाइनेंस भी एक मैटर आ जाता है। थैंकफुली मेरे साथ नहीं रहा, बट अगर कोई स्विच करना चाहे, दोबारा किसी फील्ड में ग्रेजुएशन करना चाहे, पहली बात तो शादी के बाद आई जाती है कि भैया पहले ही जॉब क्यों क्यों करने की जरूरत है, दूसरी बात दोबारा पढ़ने की क्यों जरूरत है। तो ये जो सोसाइटल और फेमिलियल माइंडसेट है, ये भी एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक होता है, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, इवन फॉर बॉयज। बहुत सारे लड़के हैं जो कि एक स्टेबल जॉब में अगर चाहें कि स्विच करना, तो इट्स नॉट दैट इजी, मतलब इट इज रियली डिफिकल्ट, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट थैंकफुली हमारी फैमिली इतनी सपोर्टिव रही कि हम कर पाए। या बहुत अच्छी बात। सब न्यूयॉर्क से हमारी दोस्त हैं संगीता खन्ना अहमद साहिबा, बहुत ही डेडिकेटेड आवारगी विद दानिश की पेट्रन है, हर हफ्ते आती हैं माशाल्लाह। और संगीता बहुत अच्छा कमेंट आपके लिए कर रही हैं कि माय हैट ऑफ्स टू यू डॉक्टर, कि अच्छी बात है बहुत कि आपने ऐसा किया। कनाडा में स्पेशल किड्स के लिए अलग स्कूल नहीं होते, एजुकेशन सिस्टम जो है वो इनकरेज करती है, बल्कि लाजमी तौर पे उन्हें रेगुलर स्कूल में भेजा जाता है। यहाँ एक क्लास में मैक्सिमम 24 बच्चे होते हैं, और अगर 25 हो गए तो इनके लिए 2 सेक्शन बना दिया जाता है। साथ ही अगर किसी क्लास में एक भी बच्चा स्पेशल है तो इसके लिए एक अलग टीचर या असिस्टेंट टीचर क्लास टीचर के साथ होती है। आपके यहाँ इंक्लूसिव स्कूल हैं या इन बच्चों की तालीम का क्या इंतजाम? लंबा सवाल हो गया। हाँ जी, काफी सारे सवाल, बट बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, सो आई डेफिनेटली आंसर ऑल ऑफ देम। तो तालीम का सवाल है, तो जब से एक्ट्स हैं यहाँ पे इंडिया में एक्ट्स, और अभी रिसेंट जो एक्ट आया है हमारे 2016 का 2016 राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, तो इसमें काफी सारे क्लॉजेस हैं जिसमें एजुकेशन को एक लाइक फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट बनाई गई है इन बच्चों के लिए, और कहा गया है कि भाई स्पेशल स्कूल्स ही नहीं हो। स्पेशल स्कूल्स तो यहाँ पे हैं, बट उनकी हालत काफी खराब है, कुछ हैं अच्छे, बट इन जनरल दे आर नॉट दैट गुड। और इंक्लूसिव स्कूल का कंसेप्ट है उस एक्ट में, इंक्लूजन इज देयर, बट प्रैक्टिकली अगर हम कहें कि वो जो सपोर्ट है, जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो सिस्टम अवेलेबल है या नहीं, तो वो बहुत कम है। जैसे हम दिल्ली कैपिटल की भी बात करें जहाँ पे हम हैं, तो हम जब स्कूल ढूंढने गए मुजम्मिल के लिए, तो हमें सिर्फ दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में अगर हम मिला लें तो तीनों जगह पे एक एक स्कूल मिला, और स्कूल्स थे, बट अगर हम बिल्कुल एक्सक्लूसिव स्कूल्स ढूंढे जो सच में इंक्लूसिव हैं और उनमें सारी फैसिलिटीज हैं, टीचर्स हैं और अकोमोडेशंस हैं, जो चेंजेस एडजस्टमेंट्स चाहिए, तो तीनों शहर में हम कहेंगे कि एक एक स्कूल ऐसा था जहां पर हम सोच सकते थे कि अच्छा ठीक है, हमारा बच्चा एक मेन स्ट्रीम सेटिंग में जा सकता है। तो ये आप समझ लीजिए कि मेट्रो सिटी है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, और बहुत सारे स्कूल्स है। अब यहाँ पे कंसेप्ट शुरू हो रहा है कि एक क्लास में 25 बच्चे होंगे, 30 बच्चे होंगे, बट अभी इन जनरल ये हर स्कूल में प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो पाया है। हम एक स्कूल में गए जहाँ इनका एडमिशन हो गया था, बट वहाँ पे टीचर ने खुद ही मना कर दिया। उन्होंने कहा देखिए हमारे क्लास में तो देखिए 50 बच्चे हैं, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। 50?
सीबीएसई ने ये मैंडेट बना दिया है कि हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर होने चाहिए, तो अब स्पेशल एजुकेशन के कॉलेजेस बहुत खुल गए हैं। लेकिन अब आप ये सोचिए कि एक स्पेशल एजुकेटर है, हजारों बच्चे एक स्कूल में हैं, उसमें से कुछ कुछ नहीं तो 100 बच्चे स्पेशल अगर हैं भी, तो वो कैसे देखेगी, कैसे मैनेज करेगी? सो अभी थिंग्स आर नॉट दैट प्रैक्टिकली प्रेजेंट ओवर हियर। है कुछ स्कूल्स हैं अच्छा कर रहे हैं, बट वो बहुत ही गिने हुए, दे आर काउंटेड। साहब, हारून पटेल हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे, हैमिल्टन टोरंटो के पास ही एक शहर है, वहाँ से देख रहे हैं आपको, आदाब कह रहे हैं, कहते हैं वेरी एजुकेशनल टॉक, वंडरफुल टॉक। अच्छा, आप दिल्ली की जो बात करती हैं ना, दिल्ली जो हमने छोड़ इसीलिए दिया था कि दिल्ली से आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। कुछ दोस्तों का मशवरा है कि दिल्ली को साहब कैपिटल से हटा करके बनारस में दिल्ली का मैंने कैपिटल बना दिया जाए, तो हो सकता है कि कुछ बेहतरी हो, समझे। दिल्ली से जो उम्मीदें थीं कि वो तो साहब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है दिल्ली के मामला। खैर, मेरी दुआएं दिल्ली के साथ हैं। हमारे ये जो बच्चे हैं मासूम फरिश्ते, इनके साथ साथ इनके पेरेंट्स का भी बड़ा मसला है, अवेयरनेस का जो मामला है। तो इन पेरेंट्स कंफ्यूज हैं, बेचारे परेशान हैं। उनकी हमदर्दी है हमारे साथ कि दे आर डूइंग अ बिग जॉब, आसान नहीं है। कुदरत ने या अल्लाह ने उनके साथ बहुत बड़ी आजमाइश में डाला है, मगर ये भी कहते हैं कि जो पसंदीदा बंदे होते हैं अल्लाह उन्हीं को आजमाता है। और तो उन पेरेंट्स की कोचिंग या उनकी थेरेपी के लिए क्या करती हैं? दिल्ली में तो हमारे सेंटर में मेनली हम बच्चों की थेरेपी तो करते ही हैं, बट बच्चों की थेरेपी के साथ जो दूसरा बड़ा एजेंडा है वो पेरेंट एम्पावरमेंट और पेरेंट कोचिंग ही होता है। उसमें हम बेसिकली पेरेंट्स को थेरेपी के साथ जो हम सिखाते हैं कि आपको अपने बच्चे के साथ कनेक्ट कैसे करना है, अपने बच्चे के साथ एक डेली लाइफ रूटीन जो है हमारा वो कैसे बिताना है, कैसे रोजमर्रा के काम करना है, और मेनली ये है कि कैसे आपको अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करना है और उसका बचपन उससे नहीं छीनना है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। तो ये आप उनके साथ खेलिए, अपने बच्चों के साथ खेलिए, हंसिए, बिकम मुस्कुराइए, सीरियस, ये जो पढ़िए। बात आप कह रही खेलिए उसके साथ, तो अक्सर पेरेंट्स जो है बेचारे बद्दिल हैं, परेशान हैं। और खेलने वेलने का तो आई डोंट थिंक कि उनके यहाँ कॉन्सेप्ट भी है कि अगर कोई ऐसा करने भी जाता हो कहेंगे आपको मजाक सूझ रहा है, इतना बड़ा मसला है, और ये इस तरह की बात है। या आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, कोलकाता से हमारी छोटी बहन साहिबा जीनत रशीद देख रही हैं, आपको आदाब कह रही हैं। और बिहार से बेथिया बड़ी अच्छी जगह है, इम्पोर्टेंट प्लेस, गांधी जी जाया करते थे वहाँ। और बेतिया से जफर इमाम कादरी भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अच्छे शायर, वो देख रहे हैं और कह रहे हैं गुड वर्क। और तो मेरी कम इल्मी से अगर कोई बात रह गई हो, बड़ी इम्पोर्टेंट और बातें हुई हैं, तो आप बिला तकल्लुफ बता सकती हैं कि कोई बात हमारी डिस्कशन में रह गई? जी, वैसे तो आपने काफी कुछ कह दिया। और आपके ड्रामे में सबसे पहले तो हम सबको यही कहना चाहेंगे कि जावेद दानिश साहब जी का ड्रामा जरूर पढ़ें, सुने। उसमें उन्होंने इतनी खूबसूरती से और इतने अच्छे से हर एक चीजें बताई हैं, वो आप पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। एंड आई आल्सो मेक श्योर कि इट विल रीच टू द मासेस उसको ओवर हियर। डिस्ट्रीब्यूट कीजिए आप, हाँ उसको जी कीजिए। जी। और तो उसके साथ ही हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो ऑटिज्म है या हियरिंग लॉस है, ये किसी भी तरह का कंडीशन है हमारे बच्चों में, उसको प्लीज एक्सेप्ट करें, उसको समझने की एटलीस्ट कोशिश करें। इट्स नॉट दैट कि जस्ट यू हैव टू पुट अ टैग एंड ठीक है भाई ये बच्चा है और उसको आपने सेक्ल्यूट कर दिया। इंक्लूजन का मतलब बस ये नहीं है कि आपने एक लाइन अलग लिख दी, एक साइन बोर्ड लगा दिया। इट्स नॉट दैट इंक्लूजन। इंक्लूजन मीन्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम हार्ट। यू हैव टू एक्सेप्ट देम, यू हैव टू अंडरस्टैंड देम। और जब आप उनसे कनेक्ट करेंगे, उन्हें समझेंगे, तो दे कैन डू वंडर्स। बिल्कुल। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम पेरेंट्स। तो पेरेंट्स, सोसाइटी के लिए ऑटिज्म के हवाले से क्या पैगाम आप देंगे? अब पैगाम की बात करें तो हम एक्चुअली, आपका ड्रामा इतना अच्छा है कि हमने इसी में से कुछ लाइंस चुरा ली।
हम यही पैगाम देना चाहिए। इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें रजी की माँ समाज से गुजारिश कर रही है, हम वो गुजारिश आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहेंगे, एंड इट वुड बी माई ऑनर टू प्रेजेंट दिस इन योर प्रेजेंस थैंक यू। एज यू आर द क्रिएटर। तो वो कहती हैं, मैंने ये सीख लिया और आपसे भी गुजारिश करूंगी कि ऑटिज्म को डिसेबिलिटी की तरह देखने की बजाय उसको एक अलग तरह की एबिलिटी समझा जाए। इन फरिश्तों में कमजोरियां ढूंढने की बजाय उनमें उनकी खूबियां देखें और उनको उजागर करने के लिए छोटी छोटी बातों पर उनकी दिलजोई करें। आपने ये तो कह दिया कि ये बच्चा एबनॉर्मल लगता है, ये आंखें नहीं मिलाता, पर आपने ये नहीं कहा कि रजी कभी झूठ नहीं बोलता, किसी गेम में चोरी नहीं करता, चीटिंग नहीं करता, किसी की हंसी नहीं उड़ाता, किसी पे जजमेंट नहीं पास करता। उनसे बगैर ऐसे बच्चे आपसे, सोसाइटी से, अपने दोस्तों से, उनके पेरेंट्स से सिर्फ अटेंशन और मोहब्बत चाहते हैं। उनसे बगैर किसी गरज के अनकंडीशनल लव करें और आपको हैरत होगी कि आपका पड़ोस का वो स्पेशल बच्चा, दैट स्पेशल किड, आपका किस कदर प्यारा दोस्त बन सकता है। And thank you so much, Javed Danish Sahab, for writing this. थैंक यू। I mean, I'm just speechless after reading this. और हम ये समझ मतलब ये मेरा यकीन है कि हर माँ इससे कनेक्ट कर सकती है, हर पेरेंट इससे कनेक्ट कर सकता है। इन 5 पन्नों में ऐसा लगता है आपने मेरी 5 साल की जिंदगी जो है वो आपने लिख डाली है। थैंक यू। थैंक यू। सब तुफैल अहमद हमारे दोस्त हैं और गोरखपुर से आपको आदाब कह रहे हैं। और खुर्शीद भाई, डॉक्टर खुर्शीद फरमा रहे हैं कि माशाल्लाह डॉक्टर आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुदा आपको और कामयाबी हासिल हो। तो दुआएं सबों की आपके साथ हैं। और मोहतरमा डॉक्टर नाइला अहमद कमाल साहिबा, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया, आपने अपना मसरूफ़ तरीन वक्त हमें इनायत किया, मेरे ड्रामे को ज़िंदगी बख्शी। मास्टर मुजम्मिल द ग्रेट के लिए ढेर सारी दुआएं और आपकी दिलेर और हमदर्द काविशों को सलाम। दोस्तों, अगले हफ्ते 5 जून आवारगी विद दानिश की माया नाज मेहमान होंगी डॉक्टर फरा उस्मानी अली, और आप यूनाइटेड नेशन से मुंसलिक हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे बड़ा काम कर रही हैं। जल्द ही उनकी किताब राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग आने वाली है। इनके आलमी तजुर्बों से फैज़याब होने के लिए आप सब ज़रूर शिरकत करें। हाज़रीन महफिल, आप सबका भी फ़र्दन शुक्रिया कि आप हर शंबा मेरी हौसला अफजाई के लिए दुआओं से नवाजते हैं। मेरी दुआ, मगर दुआ के साथ साथ दवा भी ज़रूरी है, अभी अभी डॉक्टर साहबा ने बताया है। तो दवा के तौर पे हमारे YouTube चैनल आवारगी विद दानिश को दोस्तों, रिश्तेदारों और महल्ले में मुतारिफ ज़रूर करें कि अब तक आप जान गए होंगे कि ये मेरी छोटी सी काविश एक बड़ा सा पैगाम लेकर आती है। तो डॉक्टर साहब, आप कुछ कहेंगी कि मैं कंक्लूड करूं? जी, एनी लास्ट रिमार्क? हम बस कुछ लाइंस पढ़ना चाहेंगे जी कि जी। खलील गिबरान साहब की है, क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो इन्होंने बहुत बहुत ही अच्छी लाइंस लिखी हैं बच्चों के ऊपर, तो हम बस इनके साथ ही कंक्लूड करना चाहेंगे। Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. You may strive to be like them, but seek not to make them like you. वाह। तो अपने बच्चों को उनकी खुद की जिंदगी जीने दें, उनके खुद के वजूद पे यकीन रहने दें, वाह। और उनके वकार को मेंटेन रखें और उन्हें उसे मेंटेन करने की तालीम दें, वो कुव्वत दें। हम बस यही कहना चाहते हैं। खलील जिब्रान को आपने शामिल किया इस प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, जाते जाते ये बता दें कि कशफुद्दुजा साहिब हमारे
बिहार से देख रहे हैं और आज हमारे मदरसे में देर से आए हैं। कशफुद्दुजा रिसर्च स्कॉलर है माशाल्लाह, तो थैंक यू सो मच। आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। और जीनत रशीद भी मुबारकबाद दे रही हैं और कशफुद्दुजा फरमा रहे हैं माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत शानदार रहा, आप दोनों को मुबारकबाद। अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। खुशबाश।